भारत के इतिहास में शायद ये पहली बार हो रहा है कि हर छोटी बड़ी सभी पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर एक इवेंट को सक्सेसफुल करने में लगी हुई हैं, G20। हम देखो भले ही घर पर बैठे ये सोच रहे हैं कि G20 एक बड़ा इवेंट है, बट हमें क्या ही फायदा होने वाला है इससे। लेकिन देखो, कल आप प्याज या फिर टमाटर किस प्राइस पे परचेज करोगे, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये G20 इवेंट। आज हम इसी गेम को बिल्कुल गहराई से समझेंगे। दिल्ली को चमकाया जा रहा है रंगारंग रोशनी और G20 के लोगों से दिल्ली रोशन हो रही है। It will be very nice for India that everybody will be coming from outside and see India, how India is progressing and everything that is going to be developed country now. 9 और 10 तारीख को G20 शिखर सम्मेलन भारत की राजधानी नई दिल्ली में हो रहा है, जिसके लिए 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी में होंगे। पूरी तरह से दिल्ली इसके लिए इनके स्वागत के लिए तैयार है। G20 का ओरिजिन, इम्पैक्ट, बहुत कुछ इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इन सारी चीजों को समझने के लिए हमें देखो सबसे पहले G20 की ना ओरिजिन स्टोरी को समझना होगा। वर्ल्ड वॉर सेकंड के खत्म होने के बाद दुनिया में ना दो बड़ी पावर्स इमर्ज होके आई, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ यूएसएसआर। दोनों में ना कोई भी देश अपनी पावर को दूसरे के साथ शेयर करने के लिए तैयार नहीं था। ऐसे में कोल्ड वॉर की शुरुआत होती है। अमेरिका ने अपने डोमिनेंस को बनाए रखने के लिए IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO जैसे मेजर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस का सहारा लिया, जिससे यूएसएसआर को भारी नुकसान भी सहना पड़ा। पर देखो, चीजें तब बदली जब 1960 में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज ने मिलके, वो देश जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने ना मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था ओपेक। ओपेक एक कार्टेल की तरह काम करता था, मतलब तेल ओपेक कंट्रीज के पास था, तो उन्होंने ना इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। ये पता ही होगा, ऑयल को तो हम लिक्विड गोल्ड बुलाते हैं। अमेरिका इस मूव से सीधा सीधा खतरा महसूस करने लगा था। साथ ही दूसरे डेवलप कंट्रीज जैसे कनाडा, फ्रांस, इटली, इन देशों में भी ऑयल के जो दाम थे ना आसमान छूने लगे और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ गई, सरकारें गिरने लगी। इन फ्लक्चुएशन से बचने के लिए डेवलप कंट्रीज एक साथ आए यूएस की लीडरशिप में और एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम था G7। देखो, शुरुआत में तो जो G7 था ना वो नॉन सीरियस था, कुछ खास एक्टिव नहीं था, पर पर्दे के पीछे ईस्ट एशियन कंट्रीज को धीरे धीरे G7 जो था वो अपने इन्फ्लुएंस में लेता जा रहा था। 1990-91 में कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद ही ग्लोबलाइजेशन की एक नई वेव शुरू हुई। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज को मिला। कैसे? देखो, एशिया में ना टाइगर इकोनॉमीज यानी रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज को इजी लोन देकर उनको ट्रेड रूट खोलने के लिए मजबूर कर दिया। अब ना मुझे जवाहरलाल नेहरू का एक कोट याद आता है, इतिहास को सिर्फ विजेता ही लिखते हैं, मतलब जो जीतता है वही इतिहास लिखता है। कुछ इसी तरह से आज की फाइनेंशियल हिस्ट्री सिर्फ क्रेडिटर्स ही लिखते हैं। जब भी देखो कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आता है ना, वेस्टर्न कंट्रीज अपनी गलतियों पर पर्दा डालना स्टार्ट कर देते हैं और ब्लेम डाल देते हैं उन देशों पर जिन्होंने उधार लिया है। चाहे देखो 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस का एग्जांपल हो या फिर हाल ही में कोविड के दौरान जो लॉकडाउन लगा, उस दौरान इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। आप हर बार एक पैटर्न देखोगे, गलतियां बड़ी कॉर्पोरेशंस की होती है, बड़ी कंपनीज की होती है, बट ब्लेम सारा डाल दिया जाता है आम नागरिकों पर, गरीब देशों पर। ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस भी इसी प्रकार का एक एग्जांपल है। जैसे कि देखो 1997 में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, उस समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी किसके ऊपर? ईस्ट एशियन मार्केट के ऊपर। 1997 एक ऐसा दौर था जहां पूरी दुनिया अब धीरे धीरे अर्बनाइज्ड होने लगी थी। एशियन कंट्रीज जैसे देखो थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया, इन देशों में ग्लोबलाइजेशन अभी भी आया था। इन कंट्रीज में थाईलैंड की ग्रोथ रेट तो अनबिलीवेबली ज्यादा थी, मतलब आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही ज्यादा थी। ऐसा लग रहा था कि ये छोटा सा देश साउथ एशियन इकोनॉमी के लिए एक गेम चेंजर बन जाएगा। पर देखो, किसी को ये नहीं पता था कि थाईलैंड की ये ग्रोथ पूरी तरह से उनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे टिकी हुई है। 2 जुलाई 1997 में थाईलैंड के पास सारे फॉरेन कैश रिजर्व खत्म हो गए। ये देखते हुए थाईलैंड करेंसी को मार्केट में जब फ्लोट किया गया ना, तब ये करेंसी इमीडिएटली कोलैप्स कर गई। इस एक मूव से पूरी की पूरी साउथ ईस्ट एशियन जो इकोनॉमी है, जो कि देखो थाईलैंड करेंसी पर डिपेंडेंट थी, एक झटके में गिर गई।
ग्लोबलाइजेशन की वजह से इसका जो प्रभाव था, इसका जो इम्पैक्ट था, वो बड़े बड़े देशों पर भी देखने को मिला। IMF ने बहुत ही चालाकी से सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज को पैसे का लालच दिखाकर डेट में डाल दिया। उनको पैसों की जरूरत थी, IMF ने कर्ज दिया, लेकिन बदले में बहुत सी पॉलिसीज इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की चेंज करवाई। साउथ कोरिया जैसे एडवांस इकोनॉमीज को तो अपना पूरा का पूरा देश बेचना पड़ गया। आम लोगों के लिए अनाज तक लेना काफी भारी पड़ गया था। सिर्फ कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया रिसेशन में चली गई। कारण क्या? साउथ एशिया के एक छोटे से देश में फॉरेन कैश रिजर्व का ना होना। आज हम इसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के नाम से जानते हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चिंता बन गई। इसी इशू को रिजोल्व करने के लिए 7 देशों के फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ने 1999 में एक मीटिंग रखी। Delegates from Asia in particular are concerned and are pushing for a joint crisis team made up of all the major countries' finance ministers. वर्ल्ड वार जैसे मुश्किल टाइम के बाद ये पहली बार हो रहा था कि कई सारे देश, बड़े मेजर कंट्रीज एक साथ आए, ग्लोबल यूनिटी देखने को मिली। मकसद था जो फाइनेंशियल क्राइसिस आए हैं उनको कैसे हैंडल किया जाए। दुनिया की सबसे बड़ी ग्लोबल पावर्स की इस एकता और उपलब्धि को इतिहास के पन्नों में लिखा गया। लेकिन दुनिया अभी आगे आने वाले क्राइसिस के लिए तैयार नहीं थी। 2008 के ग्लोबल रिसेशन में जब देखो दुनिया के सभी मार्केट्स ठप पड़ रहे थे, Shares are just getting hammered this morning. We're down by between 3 and 4.5% generally. You created the mess we're in, and now you're saying sorry. तब जाकर सारे ग्लोबल लीडर्स को रियलाइज हुआ कि हमें एक ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, जिसके लिए G7 काफी नहीं है। G7 उस समय की चंद इकोनॉमीज को ही रिप्रेजेंट कर पा रहा था, जिससे इस ग्लोबल इकोनॉमी को समझ पाना डिफिकल्ट था। वहां पर हमें G20 की अहमियत समझ आई, जिसमें सिर्फ G7 जैसे डेवलप नेशंस के साथ साथ उस टाइम के मेजर डेवलपिंग कंट्रीज भी शामिल थे। इसके बाद G20 समिट्स को प्रायोरिटी बेसिस पे इंट्रोड्यूस किया गया। इन समिट्स का मोटिव सिंपल था, आगे आने वाले सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को सोल्व करना और दुनिया में एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एस्टैब्लिश करना। आज भारत ने इसी समिट की प्रेसिडेंसी एक्सेप्ट करते हुए वासुदेव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के थीम को इंट्रोड्यूस किया है। इस स्टोरी से आपने ना एक बात तो समझी ही होगी, इस दुनिया के सभी देश एक दूसरे की इकोनॉमी से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एक छोटे से देश में अगर रिसेशन या इकोनॉमिक टर्मोइल आ जाए तो उसका प्रभाव भारत में बैठे हम सभी पर पड़ेगा। इंडिया के लिए ऐसे इवेंट्स कंडक्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इवन 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 11,500 करोड़ खर्च किए, खेलो इंडिया गेम्स में 974 करोड़ और हाल ही में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप में BCCI और भारत सरकार एक साथ करीब 4,000 करोड़ खर्च करेंगे। इसके बेनिफिट्स को समझने के लिए हम कतर देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने की वजह से कतर ने अपनी GDP में 8% की ऊंची छलांग देखी है, जिसमें रिटेल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स को बहुत फायदा हुआ। 225 बिलियन यानी 18 लाख करोड़ खर्च करने के बाद भी कतर की इकोनॉमी फीफा वर्ल्ड कप के बाद आज नेट पॉजिटिव में है। G20 इंडिया के लिए एक अच्छा मौका है अपने कल्चर और हॉस्पिटैलिटी और टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के सामने दिखाने का। G20 इवेंट्स के बाद टूरिज्म होस्ट कंट्री में इतना बढ़ जाता है कि लैंड प्राइसेस में आप आसानी से 22.6% तक का हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि लोकल और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में भी 50% का इजाफा देखा जा सकता है। ग्लोबल साउथ में अपनी लीडरशिप को एस्टैब्लिश करने का भारत के पास एक जबरदस्त मौका है। G20 में इंडिया का मोटो इंक्लूसिविटी और सस्टेनेबल फ्यूचर है। इंक्लूसिविटी का मतलब है उन देशों को भी प्रमोट करना जो देखो अभी डेवलपिंग स्टेज पर है। इसी प्रयास में इंडिया ने 10 नए गेस्ट कंट्रीज और 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी इनवाइट किया। G20 जैसे इवेंट्स में लाखों प्रोमिसेस किए जाते हैं, पर इनमें से कोई भी डिसीजन बाइंडिंग नहीं होता। आप अक्सर देखेंगे कि इसका खामियाजा छोटे कंट्रीज को भुगतना पड़ता है, जो एक ट्रेड डील में आ तो जाते हैं, पर देखो उन्हें सालों वेट करना पड़ता है किसी भी फ्रूटफुल रिजल्ट के लिए।
भारत ने अफ्रीकन यूनियन को भी इनविटेशन एक्सटेंड किया है इस समिट में हिस्सा लेने के लिए। तो भारत ने देखो एक प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश की है छोटे छोटे और पिछड़े हुए देशों को इस समिट को अटेंड करने के लिए इनविटेशन देकर। बात पहले की इंडिया अफ्रीका समिट की हो या G20 की, इंडिया इस बात को बखूबी समझता है कि आज बैकवर्ड और नेग्लेक्टेड कहे जाने वाले ये कंट्रीज ही फ्यूचर को रन करने वाले हैं। और G20 समिट में आज इंडिया ने यूएई, बांग्लादेश और सिंगापुर जैसे देशों को अलग से इनविटेशन भेजकर अपने लिए ग्लोबल साउथ में एक फेवरेट पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली है। I am very confident that India will be the leader of the global south. एक बात तो साफ है कि G20 समिट से इंडिया की इकोनॉमी पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इस समिट में लिया गया हर एक डिसीजन आपके लिए अगले 1 साल के इकोनॉमिक फ्यूचर्स को डिफाइन करने वाला है। फूड प्राइसेस हो, ट्रैवल हो या फिर ट्रेड जैसे एस्पेक्ट्स, इन सब पर G20 समिट का खास ध्यान होता है। G20 की प्रेसिडेंसी में इंडिया ने कुल मिलाकर लगभग 220 मीटिंग्स 60 अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज की हैं। पिछले 1 साल में 125 देशों से 1 लाख से भी ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स और डेलीगेट्स इन मीटिंग में शामिल हुए हैं और इंडियन स्किल्स, कल्चरल डाइवर्सिटी और इंडिया के सॉफ्ट पावर का लोहा मान चुके हैं। इन सब का इम्पैक्ट हमें फ्यूचर में कई जगह देखने को मिलने वाला है। चाइना और पाकिस्तान के ऑब्जेक्शंस के बाद भी इंडिया ने श्रीनगर को G20 टूरिज्म मीटिंग का वेन्यू घोषित किया, जिसके बाद चाइना ने इस कॉन्फ्रेंस में आने से मना कर दिया। ये असल में चाइना की तरफ से इंडिया की सॉफ्ट पावर को किसी भी तरह से कम करने की एक डेस्परेट कोशिश है। इस मीटिंग को अटेंड करने से दुनिया चाइना और पाकिस्तान को एक क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि कश्मीर भारत का एक हिस्सा है और ये बात दुनिया ने औपचारिक रूप से एक्सेप्ट कर ली है। इन मीटिंग्स का असर सीधा इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड वॉल्यूम्स के बढ़ते ट्रेंड से भी किया जा सकता है। इंडिया ने MSME सेक्टर का भी भरपूर पार्टिसिपेशन इंश्योर किया है। MSME ग्लोबल इकोनॉमी के GDP में लगभग 50% कंट्रीब्यूट करता है और ये वही समय है जब हम इनकी एम्पावरमेंट से सोसाइटी की एम्पावरमेंट को अचीव कर सकेंगे। चाहे भारत में पॉलिटिकल पार्टीज में एक समय पर मतभेद रहे हों, पहले भी रहे हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन बात अगर हिंदुस्तान को ग्लोबल स्तर पर पेश करने की हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने, सभी पक्षों ने पूरे साल भरपूर एकता के साथ इस इवेंट के लिए तैयारी की है। यही एकता भारत को बाकी देशों से अलग करती है। जय हिंद।